नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। वर्तमान का जो हमारा आज टॉपिक है वो रहेगा रेस्पिरेशन पादपों में श्वसन की प्रक्रिया। हाँ जी, देखें ध्यान से। टॉपिक स्टार्ट हुआ हमारा आज श्वसन, रेस्पिरेशन बोलते हैं बेटा इसको अपन। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपने? रेस्पिरेशन, श्वसन टॉपिक कहते हैं। सबसे पहले शाब्दिक अर्थ जो बेसिकली किताबों के अंदर मिस हो जाते हैं, कई बार लिखे होते हैं, कई बार नहीं लिखे होते। ठीक है, रेस्पिरेशन के बारे में संक्षिप्त जो टॉपिक में पूछा जाएगा कि रेस्पिरेशन कैसी प्रक्रिया है, इसके बारे में चलते हैं। अपन बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे कैटाबॉलिक। क्या बोलेंगे बेटा? ये कैटाबॉलिक प्लस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है बेटा? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पहला कथन हमारा बेटा यहां आता है कि ये एक प्रकार की कैटाबॉलिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसके अंदर कैटाबॉलिक अर्थ का मतलब क्या है? कैटाबॉलिक अर्थ का मतलब यह है कि यहां पर ग्लूकोज का एक जटिल अणु जो होता है, कौन सा अणु बेटा? जटिल अणु जो होता है, इसका क्या होता है बेटा? इसका होता है विघटन। क्या होता है बेटा? इसका विघटन होता है। जब इसका विघटन होगा तो दो सरल अणुओं में निर्माण हो जाएगा। इसका निर्माण हो जाएगा बेटा सरल अणु। अब इसका एक अणु था, सरल अणु कितने बन जाएंगे? दो अणुओं का निर्माण हो जाएगा। ये लो बेटा, इसका दो अणुओं का निर्माण हो गया है। ये कहलाएगा कैटाबॉलिक अभिक्रिया। का अर्थ क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई जटिल अणु टूटकर दो सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाती है, प्रक्रिया कहलाती है कैटाबॉलिक। समझ में रहेगा? आगे क्वेश्चन आता है ऊष्माक्षेपी। इस ऊष्माक्षेपी का अर्थ क्या होता है? इस ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है ऊर्जा का निकलना। क्या बोलेंगे बेटा? ऊर्जा का निकलना। ऊर्जा का निकलना। ये देखिए बेटा, यहां ऊर्जा निकलेगी, यहां ऊर्जा का शोषण नहीं होता। एक हम अलग से प्रक्रिया कौन सी पढ़ते हैं बेटा? ऊष्माशोषी। देखो ध्यान से, ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का शोषण होना। शोषण का मतलब क्या होना? यूज होना। यूज का मतलब क्या होना? संश्लेषण होना। क्या होना बेटा? संश्लेषण होना। ये एक अलग प्रक्रिया है। ये ऊष्माशोषी है, ये ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊर्जा का निकलना, किसी चीज के अंदर ऊर्जा का बनना। ऊर्जा बन रही है बेटा, यहां पे कंफर्म हुआ। पहली लाइन हमारे पास में क्या आ गई कि श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है? श्वसन एक कैटाबॉलिक अथवा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं दो ही प्रकार की होती हैं, या तो ऊष्माक्षेपी होंगी या ऊष्माशोषी होंगी। क्षेपी होंगी वहां ऊर्जा निकलेगी, ऊष्माशोषी होंगी वहां ऊर्जा बनेगी। बात समझ आई? ऊर्जा का शोषण होगा, ऊर्जा उसमें प्रयुक्त होंगी, हम बोल देंगे संश्लेषण की अभिक्रिया। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब बात आती है श्वसन और किस प्रकार की अभिक्रिया है? उस श्वसन की प्रक्रिया को हम और क्या कह सकते हैं? श्वसन की प्रक्रिया को हम कह सकते हैं यह एक प्रकार की अपचय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है बेटा? अपचय अभिक्रिया है। ये लो जी, हम इसको अपचय अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये संक्षिप्त में फंडामेंटली इसका क्वेश्चन आता है। श्वसन का बेस के बारे में क्वेश्चन आएगा। बेसिक क्वेश्चन होता है श्वसन का कि पादपों में जो श्वसन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है वो कब हो रही है? आफ्टर प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बाद में हो रही है। चल रही है बात बेटा? अब देखें ध्यान से, अपचय अभिक्रिया में हम क्या बोलेंगे कि इस प्रक्रिया के अंदर कोई बड़ा कार्बनिक अणु जो होता है वो सरल कार्बनिक अणुओं में टूटता है। जब वो टूटेगा तो डेफिनेटली बात हो उसमें से क्या निकलेगी बेटा? उसमें एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी जो होती है विभिन्न कामों के अंदर प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन समझ में आई मेरी बात? ये
अपचय अभिक्रिया में कह सकता हूं श्वसन को मैं कैटाबॉलिक अभिक्रिया कह सकता हूं, श्वसन को मैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकता हूं। कुछ चलो अगले पेज पे दो बेटा, अगले पेज पे चलते हैं अपन। अब सुने ध्यान से, श्वसन प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी, श्वसन प्रक्रिया कैटाबॉलिक, श्वसन प्रक्रिया अपचय अभिक्रिया, अपचय अभिक्रिया। एक होती है बेटा उपचय, एक होती है अपचय। उपचय का मतलब क्या होता है? दो सरल कार्बनिक अणु आपस में मिलकर एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है बेटा? हमेशा जटिल अणु से किसका निर्माण करना? सरल अणु का निर्माण करना। जटिल अणु से सरल अणु का निर्माण करना। अपचय सरल अणु से जटिल अणु का निर्माण करना उपचय कहलाता है। तीन प्रक्रम समझ आए। ऐसे में एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे? इनके एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे? इनके एग्जाम्पल हमारे पास में क्या रहेंगे? एक तो प्रक्रिया होती है श्वसन प्रक्रिया और एक होती है बेटा पाचन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बेटा? पाचन अभिक्रिया। इस अभिक्रियाओं को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलेंगे? विघटनकारी अभिक्रियाएं। क्या बोलेंगे बेटा? विघटनकारी अभिक्रियाएं भी कहते हैं। विघटनकारी अभिक्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? बड़े लेवल पे देखा जाए तो वो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं? हम बोलेंगे श्वसन और पाचन अभिक्रिया। यदि नोट लगाकर मैं कुछ अलग से क्वेश्चन लिखूं यहां पे, एक तो हो गई विघटनकारी, एक होती है संश्लेषणकारी। कौन सी बेटा? अगर मैं नोट लगाकर इधर लिखूं कि संश्लेषणकारी अभिक्रियाएं कौन कौन सी होंगी, संश्लेषणकारी अभिक्रियाएं, तो बेटा इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या लिखोगे आप? प्रोटीन संश्लेषण नंबर 1 पे होगी, इसके अंदर प्रोटीन संश्लेषण। और नंबर 2 पे क्या होगी बेटा? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। ये दो प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं बेटा? संश्लेषण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये छोटे छोटे फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आपके प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी पूछे जाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के बारे में भी पूछे जाएंगे, श्वसन के बारे में भी पूछे जाएंगे और पाचन के बारे में भी पूछे जाएंगे। कंफर्म हुआ बेटा? ये फिर सुन लो, यदि श्वसन और पाचन अभिक्रिया, क्या हो गया? यदि श्वसन और पाचन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी हैं, कैटाबॉलिक हैं, अपचय अभिक्रिया हैं, तो ये अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? इनके नाम क्या लिखूंगा बताओ? मैं सोच के बताएं। पहले नंबर पे क्या लिखूंगा? ऊष्माशोषी। ये लो बेटा हमने लिख दिया, हम इनको बोल सकते हैं ऊष्माशोषी। ओके, दूसरा नाम क्या बोलूंगा इसके लिए? मैं क्या बोलूंगा? एनाबॉलिक। क्या बोलूंगा? एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक नहीं, एनाबॉलिक बोलूंगा। ये लो एनाबॉलिक अभिक्रिया है ये, एनाबॉलिक। और तीसरा नाम क्या बोलूंगा? अपचय या उपचय? उपचय बोलूंगा। ये लो बेटा उपचय बोलूंगा। ये अक्सर क्वेश्चन देखे गए हैं, इसलिए मैंने इनको अलग अलग लेवल के अंदर आपको मैंने लिखवा दिए। ये जेट के नजरिए से, सीयूटी के नजरिए से बहुत शानदार क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आते हैं और बच्चों की ये गलत होते हैं। ये बच्चों को पता ही नहीं होता। बात समझ में आ गई? अब क्लियर हुई? कैटाबॉलिक का मतलब पता लग गया, एनाबॉलिक का मतलब पता लग गया, अपचय का पता लग गया, उपचय का पता लग गया, ऊष्माक्षेपी का पता लग गया, ऊष्माशोषी का पता लग गया। शोषी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का शोषण हो रहा है। यहाँ पे ऊर्जा क्या हो रही है? शोषित हो रही है। बात समझ आई ध्यान से? जो ऊर्जा जो है या ऊष्मा जो है उसका क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे शोषण हो रहा है, बन रही नहीं यहाँ पे। वहां पे क्या हो रहा है बेटा? उस प्रक्रिया के अंदर अपने क्या बोलेंगे? ऊर्जा निकलती है, विमुक्त होती है। कन्फर्म हुआ सारी चीज? इनके ऊपर क्वेश्चन हैं, काफी क्वेश्चन मैं बना के लेके भी आया हूं, मैं बताऊंगा भी आपको आगे। तो चलो अब श्वसन टॉपिक के ऊपर बेटा, इतने टॉपिक में क्लियर काम। किसी कोई परेशानी, कोई शब्द के बारे में समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछ सकता है। प्रश्न आ जाएगा, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? अपघटनकारी। यदि श्वसन अपघटनकारी है तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? संश्लेषणकारी। संश्लेषणकारी की प्रक्रिया का एग्जाम्पल क्या क्या बोलोगे? प्रोटीन संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण। विघटनकारी प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? श्वसन और पाचन। श्वसन और पाचन। बात समझ आई?
फिर बात चलती है, श्वसन की प्रक्रिया एक ऊष्माक्षेपी है, कैटाबॉलिक अभिक्रिया है, अपचय अभिक्रिया है। जटिल अणु सरल अणुओं में टूटता है, जबकि इसके अंदर सरल अणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं या नहीं करते? अरे 6CO2 प्लस 6H2O बराबर मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? O6 प्लस 6O2 बनता है या नहीं बनता? तो ये सरल अणु मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? भोजन का। कौन सी अभिक्रिया है ये? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या कहलाती है? संश्लेषणकारी अभिक्रिया कहलाती है। प्रोटीन संश्लेषण प्रकार है, प्रकाश संश्लेषण प्रकार है, ये ऊष्मा शोषी है, एनाबॉलिक है और उपचय की अभिक्रिया है। कन्फर्म हुआ? समझ आया? ये है इसका फ्रंट ऑफ, ये शुरुआती आधार है किसका? श्वसन लेसन का। श्वसन के ऊपर अक्सर यहां से क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश संश्लेषण के अंदर भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। कन्फर्म हुआ? अभी मैं चल रहा हूं श्वसन टॉपिक के ऊपर। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने ये उतार लिया होगा। हाँ जी, अब देखो, श्वसन प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है जो श्वसन की प्रक्रिया का आधार बनते हैं। तो श्वसन प्रक्रिया के लिए किसका यूज होता है? हम बोलेंगे श्वसनी क्रियाधार। क्या बोलेंगे बेटा? श्वसनी क्रियाधार आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं। ये लो, कौन कौन से श्वसनी क्रियाधार होते हैं? श्वसन की प्रक्रिया में कौन कौन से पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है? तो श्वसनी क्रियाधार कितने प्रकार के पाए जाते हैं बेटा? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ये लो, 3 प्रकार के हैं। यदि श्वसन की प्रक्रिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रयुक्त हो, क्या बोलेंगे इसको? कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 पे और किसका श्वसन के अंदर प्रयुक्त हो सकता है बेटा? बोलेंगे वसा। क्या बोलेंगे? वसा, यानी कि फैट। श्वसन की प्रक्रिया में क्रियाधार के रूप में वसा भी प्रयुक्त होती है। और किसका यूज करते हैं अपन बेटा? किसका यूज करते हैं? अरे ये हमारा भोजन है बच्चों। इन भोजनों को, इन भोज्य पदार्थों को, इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को किसमें तोड़ना है हमें? सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ेंगे, तभी तो ये विघटनकारी होगी। अब विघटनकारी प्रक्रिया तभी तो कहलाएगी, तभी तो इसका श्वसन होगा, अन्यथा श्वसन नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन क्या आता है? नंबर 1 पे आता है क्वेश्चन। कैसे आएगा? श्वसन की प्रक्रिया में श्वसनी क्रियाधारों के रूप में प्रयुक्त होने वाले क्रियाधार हैं। पहला कौन सा पदार्थ है हमारे पास में भोजन के रूप में? कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा आप किसको इस्तेमाल करते हो? वसा को। उसके अलावा आप किसका इस्तेमाल करते हो? प्रोटीन का इस्तेमाल करते हो। ये 3 पदार्थ ही हमारे भोज्य पदार्थों के रूप में पाचन की प्रक्रिया के अंदर और श्वसन की प्रक्रिया में क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कंफर्म रहेगा बेटा ये? अब बात आती है, क्वेश्चन आता है कि यदि श्वसन की प्रक्रिया में क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाए या वसा का प्रयोग किया जाए, तो दोनों प्रकार के क्रियाधारों का प्रयोग श्वसन की प्रक्रिया में किस प्रकार का श्वसन कहलाता है? क्या बोलेंगे इसको अपने? प्लावी श्वसन। बेटा मेरा प्रश्न समझो पहले ध्यान से। मैं कह रहा हूं पादपों में श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट अथवा वसा का उपयोग यदि श्वसन क्रियाधार के रूप में किया जाए तो इसे किस प्रकार का श्वसन कहा जाता है? क्या कहा जाता है बेटा? प्लावी श्वसन कहा जाता है। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं बेटा। ये लो, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। प्राणी है जो, यदि वो भी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का प्रयोग कर रहा है, यदि वो कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों का प्रयोग कर रहा है श्वसन प्रक्रिया के लिए, तो वो किस प्रकार का श्वसन है?
अगर वो वसा का प्रयोग कर रहा है तो वो किस प्रकार का श्वसन है? ओके, ये इस प्रकार का श्वसन प्राणियों में सामान्य स्तर के ऊपर होता है, सामान्य स्तर के ऊपर उसका हो रहा है। इसका प्रयोग कब होता है? ये क्रियाधार के रूप में कब प्रयुक्त होता है? प्रोटीन श्वसनी क्रियाधार के रूप में, श्वसनी क्रियाधार के रूप में कब प्रयुक्त होता है? लिखेंगे भूखमरी के समय। कब बोलेंगे? भूखमरी के समय, या इंटरनेशनल भूख दिवस के दिन। आने वाला है 10 तारीख को, करवा चौथ। सुन की बात ध्यान से। तो ये किस में आ रहा है बेटा? ये भूखमरी के समय या लगातार भूख हड़ताल के समय, स्टारवेशन के समय, जब कोशिकाओं को बाह्यतम रूप से भोजन प्राप्त होना बंद हो जाता है, जब कोशिकाओं को बाहरी माध्यम से कार्बोहाइड्रेट और वसा का मिलना बंद हो जाता है, तो कोशिकाएं स्वयं की प्रोटीन का उपयोग श्वसनी क्रियाधार के रूप में करती हैं। इसे प्रोटीनोप्लास्ट या क्या बोलेंगे? प्रोटीनोप्लास्ट श्वसन कह देंगे, या अपन क्या बोल देंगे बेटा? इसको क्या बोल देंगे? ये प्लावी श्वसन है, ये फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है, ये प्लावी श्वसन है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसे प्रोटीन रेस्पिरेशन भी कह देंगे कि प्रोटीन जो होता है वो सबस्ट्रेट के रूप में श्वसन की प्रक्रिया के अंदर प्रयुक्त हो रहा है। याद रखोगे बेटा इस चीज को, भूलोगे नहीं। ये कब पैदा होगा? ऐसी कंडीशन कब होगी? जब भूखमरी है, जब भूख हड़ताल पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, या लंबे समय से आप मतलब निराहार रह रहे हो, आप व्रत रख रहे हो, आप रोजे रख रहे हो। बेसिकली इन दिनों के अंदर आपके अंदर क्या होता है? आपको बाहरी माध्यम से कार्बोहाइड्रेट और वसा का मिलना बंद हो जाता है, और उस अवस्था के अंदर कोशिका स्वयं के प्रोटीन को श्वसनी क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त करती है। इसे क्या बोलेंगे? इस टाइप का रेस्पिरेशन। समझ आ गया बात? क्लियर होगी? ये 3 प्रकार की रेस्पिरेशन पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन तो होता समान ही होता है, 3 प्रकार के क्रियाधार पाए जाते हैं। ये क्या है बेटा? हमारे क्रियाधार है जो भोजन के अंदर क्या कर रहे हैं बेटा? प्रयुक्त हो रहे हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वसा है, चाहे प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट और वसा के द्वारा होने वाला जो श्वसन है, ये सामान्य प्रकार का श्वसन है। ये कब होगा? जब कोशिका को लगातार भोजन मिल रहा है, बाहरी माध्यम से भोजन मिल रहा है, कोशिकाएं भोजन की आपूर्ति हो रही है। ये कब होगा? जब बाहरी आपूर्ति बंद हो जाएगी, जब भूख हड़ताल पे बैठ जाओगे, जब भूखमरी आ जाएगी, ठीक है, स्टारवेशन की स्थिति आ जाएगी, भूख हड़ताल चल जाएगी, उस समय हमें बाहरी माध्यम से केला, संतरा, जो भी रोटी फोटी कुछ भी है वो मिलना बंद हो जाता है। तो हमारी कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर की प्रोटीन का इस्तेमाल करती हैं। लंबे समय तक यदि ये चलता जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? ध्यान से क्लियर हो गई? क्योंकि ऐसा चलने के बाद में कौन एक्टिवेट हो जाएगा? लाइसोसोम, शरीर की आत्मघाती थैली। विक्रम जी समझ आ गई? बाहर से भोजन मिलना बंद हो गया, अंदर का प्रोटीन कौन कर रहा है? श्वसन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। कितना टाइम चलेगा वो प्रोटीन? कितना टाइम चलेगा? जब वो चलेगा ही नहीं, जब उसमें से एटीपी प्रोड्यूस होंगे ही नहीं, ऊर्जा बनेगी नहीं, धीरे धीरे लाइसोसोम क्या होगा? फटेगा। और जब लाइसोसोम फटेगा तो वो आपस की आसपास की जो कोशिकांग जो होते हैं उनका भक्षण करना प्रारंभ कर देता है। इसे कहते हैं शरीर की आत्मघाती थैली, सुसाइडल पैक ऑफ द बॉडी। आज समझ में आ गई? ऐसे लाइसोसोम फटता है। जब उसको बाहरी माध्यम से भोजन ही नहीं मिलता तो उसको भोजन के लिए वो कहां पे हो जाता है? वो अपनी कोशिका के ऊपर जिसमें रह रहा है उसी के घर को वो क्या कर देगा? ब्लास्ट कर देगा। इसको कहा जाता है प्रोटीन टाइप के अंदर करना। ठीक है बेटा? ऐसा क्रियाधार हमेशा किन किन परिस्थितियों में पैदा हो सकता है? भूखमरी के समय, भूख हड़ताल के समय, लंबे समय तक व्रत रखने के दौरान, या निराहार रहने के दौरान, या जब पेशेंट आईसीयू में पड़ा होता है। आईसीयू में पड़े हुए पेशेंट को बाहरी माध्यम से भोजन मिलना क्या हो जाता है बेटा? बंद हो जाता है। फिर भी उसको ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जाती है, जिसको बोलते हैं डेक्सट्रोज। क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज की उसको ड्रिप लगवाई जाती है। घुलित मात्रा में साल्ट, आयंस वगैरह जो होते हैं उसको कृत्रिम माध्यम में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लेकिन शरीर उतना डेवलप नहीं हो पाता जितना वो भोजन से होता है। तो ये है श्वसनी क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होने वाले 3 क्रियाधार। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन। समझाया? ये 3 माध्यम मिलेगा। ओके, चलो अगले पेज के ऊपर। हाँ जी, अब है
श्वसन प्रक्रिया के प्रकार, श्वसन के प्रकार। तो बेटा इसके टाइप पढ़ते हैं। इसके टाइप में हम पढ़ रहे हैं बेटा, इसके कितने टाइप पढ़े जाते हैं? इसके 2 प्रकार पढ़े जाते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं बेटा? सुनो ध्यान से, 2 प्रकार पाए जाते हैं इसके। पहला प्रकार कौन सा मिलेगा बेटा? पीछे बातें नहीं, चीज समझ में नहीं आई हो तब मुझे बताओ आप। पहला ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनाक्सी श्वसन। ये लो मित्रों, ये 2 प्रकार जो टॉपिक हैं, 2 प्रकार का श्वसन जो होता है वो पादपों के अंदर पाया जाता है, प्राणियों में पाया जाता है। पहला है ऑक्सी श्वसन, दूसरा है अनाक्सी श्वसन की प्रक्रिया। प्लांट में रेस्पिरेशन टॉपिक चल रहा है हमारा। ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन किसकी उपस्थिति में? अरे किसकी उपस्थिति में होगा? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ये लो बेटा, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन यहां पाई ही नहीं जाती। अब चीजें आती हैं ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया और अनाक्सी श्वसन की प्रक्रिया। ये किसमें मिलेगी? सामान्य कोशिकाओं में। किसमें बोलेंगे बेटा आपने? ये मिलेगी आपको सामान्य कोशिकाओं के अंदर। सभी कोशिकाओं में लगभग ये आपको मिलती है। ये कहां मिलेगी? ये मिलेगी आपको कवक कोशिका के अंदर, ये मिलेगी आपको जीवाणु कोशिका के अंदर, ये मिलेगी आपको अंकुरित बीज के अंदर, जो अंकुरित बीज हो रहा है। ये मिलेगी आपको भंडारित किए हुए भंडारित बीजों में। बात समझ में आ गई ध्यान से बेटा? कभी गेहूं के गोदाम में एकदम से जाने पे गर्मी महसूस होती है ना? होती है नहीं होती? वो कौन सा श्वसन है? सुन की बात, चावल के खेत में जाने पर एकदम से हवा रुक जाती है, लगता है जैसे सांस ही नहीं आ रही। कभी ट्रेन के अंदर बैठे भी हो, आसे पासे अगर आपके पास में चावल की खेती हुई है, तो गर्मियों के सीजन के अंदर कभी बाइक लेके भी निकलोगे तो पीछे हवा चल रही होगी, जैसे खेत सामने आएगा आपको लगेगा जैसे कुछ हो गया, हवा है ही नहीं है, यहाँ पे रेस्पिरेशन बंद हुआ पड़ा है। वो कैसा है? अनाक्सी श्वसन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, सामान्य कोशिकाओं में पाया जा रहा है। ये किन में मिलेगा? ऑक्सीजन की एब्सेंस में मिलेगा। और कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा? ये इन एग्जाम्पल के अंदर मिलेगा कवक, जीवाणु, अंकुरित बीज, भंडारित बीजों के अलावा। ये चारों के चारों एग्जाम्पल मैंने कहां से पिक किए हैं? आपकी एनसीईआरटी बोर्ड की पुस्तक के हैं। ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, या बोलेंगे अनाक्सी रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? अनाक्सी रेस्पिरेशन। इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सी रेस्पिरेशन। ध्यान रखना इन चीजों के बारे में। अब क्वेश्चन आता है कि ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है और वो प्रक्रिया कैसी होती है। तो एक फॉर्मूला लिखो, थोड़े से लिखोगे आप? नेक्स्ट पेज पे चलूं? जो चीज समझ में नहीं आ रही हो मुझसे पूछ लेना। कंप्लीट डीपली, पूरा टॉपिक डीपली पढ़ा रहा हूं आपको मैं, स्लो मोशन के अंदर पढ़ा रहा हूं, समझते जाना। पहला पद हमारे पास में क्या आ रहा है बेटा? अभी हमारा टॉपिक चल रहा है ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया। देखते हैं यहां से ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया कैसे लिखेंगे? 6 CO2 लेके चलूं? नहीं, क्या लेके चलूंगा? C6H12O6 प्लस 6O2। ये क्या है? ओ महाराज, क्या है ये? कहां बना था? कौन सी प्रक्रिया में बना था? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इसका निर्माण हुआ था, भोजन बना था। ये भोजन जो था, ये जो भोजन बना था, किसकी उपस्थिति में बना था? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाशिका विक्रिया में क्या बने थे? स्वांगीकारी शक्ति और अपचायक शक्ति के रूप में एटीपी बने थे। अप्रकाशिक में क्या बना था? CO2 का स्थिरीकरण हुआ था। क्या हुआ था? CO2 का स्थिरीकरण हुआ था। स्थिरीकरण के लिए ऊर्जा हमें कहां से मिली थी? प्रकाशिका विक्रिया से। कहां से मिली थी? प्रकाशिका विक्रिया से हमें वो ऊर्जा मिली थी। और उत्पाद के रूप में हमारे पास में क्या बना है बेटा? ये भोजन बना है बेटा। क्या बना है? ये ग्लूकोज भोजन बना है। पत्तियों के अंदर सबसे पहले किस अवस्था में जमा होता है ये बताओ मेरे को? लास्ट टॉपिक करवाया था मैंने, सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में?
सुक्रोज के रूप में, फ्लोएम के द्वारा जब वो फैलाया जाता है तो पादप में वो किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। एस फॉर अरे एस स्क्वायर, सुक्रोज से क्या बना बेटा आगे? स्टार्च के रूप में बनता है वो। और जो उसको फैलाने का काम कौन करता है? फ्लोएम काम करता है। कहां से? पत्तियों से, स्रोत से सिंक की ओर, स्रोत से कुंड की ओर बनाएगा वो। कन्फर्म हुआ? ये बना बेटा भोजन कौन सी प्रक्रिया से बना है बेटा? बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से भोजन बना है बेटा। बन गया। अब ये भोजन कहां लगा हुआ है? ये सेब के रूप में है, ये गेहूं के दानों के रूप में है, ये फलों के रूप में, आप जो खा रहे हो उसके रूप में है। और यदि इसमें स्टार्च और सेलुलोज मिल रहा है तो फिर डांगर खा रहे हैं इसको। क्या खा रहे हैं बेटा? डांगर खा रहे हैं। बात समझ में आ गई? सेलुलोज है। बार बार जुगाड़ी करेंगे तो सेलुलोज का पाचन नहीं होता। अपूर्ण पाचन होने के बाद में ही पूर्ण पाचन करने के लिए अक्सर पशु क्या करते हैं? जुगाड़ी करते हैं। क्या करते हैं? पढ़ाया एग्रीकल्चर में, आ जाएगा। सुन की बात। तो ये हमारा भोजन है। भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा? ये हमें कहां से मिल रही है? वायुमंडल से। कहां से मिल रही है? कौन दे रहा है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। कौन दे रहे हैं? पौधे दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं बेटा? पौधे दे रहे हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहां पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे पूर्ण ऑक्सीकरण। क्या लिखेंगे बेटा? ये लो मित्रों, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा यहां पे। जब पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो भोजन जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज किस पदार्थ में टूटता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ये है बेटा यहां पे क्या? ऊर्जा। मैंने अभी बताया था कि क्या बताया था? ऊष्मा कैसी अभिक्रिया? ये क्षेपीय अभिक्रिया है। कैटाबॉलिज्म हो रहा है यहां पे। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों में ये टूट रहा है। प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। और क्या निकल रही है इसके अंदर? ऊर्जा बाहर निकलती है। ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। क्वेश्चन क्लियर समझ में आया? दो उत्पाद बने। पहला क्या बना? 6CO2। दूसरा क्या बना? 6H2O। क्या बना बेटा? 6 अणु किसके मिले? CO2 के। 6 किसके मिले? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बोक्सिलीकरण पद के अंदर यही तो ग्रहण किए जाते हैं। अरे होते हैं नहीं होते? ये दोनों चीजें कहां मुक्त हो रही हैं बेटा? अरे कहां मुक्त हो रही हैं बेटा? ये वायुमंडल में मुक्त हो रही हैं या नहीं हो रही? और ये प्रक्रियाएं कहां चली जाएंगी? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक यहां इसको पकड़ेगा। कन्फर्म हुआ? अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है तो ऑक्सीश्वसन की पहचान क्या होगी? अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये लो जी, ऊर्जा निकलती है। ये लो, लाइन समझ आई? सभी बच्चों को समझ आया कि हमारे पास में श्वसनीय क्रियाधार के रूप में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है कि वसा है कि प्रोटीन है? अरे बोलो। कार्बोहाइड्रेट है। चाहे ग्लूकोज होता, चाहे फ्रक्टोज होता, चाहे सुक्रोज होता, चाहे डायोज होता, चाहे ट्रायोज होता, चाहे टेट्रोज होता, चाहे पेंटोज होता, चाहे हेक्सोज होता, चाहे हेप्टोज होता। समझाई? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, ये सारे क्या हैं? ये सारे कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है। बात समझ में आ गई? हेक्सोज है, डायोज है, ट्रायोज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है, हेप्टोज है, ऑक्टोज है। सुनेंगे बात ध्यान से। ये सारे क्या है बेटा हमारे पास में? सेलुलोज कह सकता हूं, इसको मैं कार्बोहाइड्रेट कह सकता हूं। कार्बन संख्या इसको बढ़ाएगी, चाहे ये मोनोसेकेराइड है, चाहे ये डाइसेकेराइड है, और चाहे ये पॉलीसेकेराइड है। कन्फर्म हुआ बेटा? आगे चलता हूं। अब देखो ध्यान से, इन चीजों को इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि ये हमारे पास में क्या है बेटा? श्वसनीय क्रियाधार के रूप में क्या पाया जा रहा है हमारे पास में? कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा एक बात बताओ, समीकरण में दिखाई देने वाला श्वसन किस प्रकार का श्वसन है? ऑक्सीश्वसन में क्रियाधार के रूप में यदि कार्बोहाइड्रेट लेके जा रहे हैं तो किस प्रकार का श्वसन है? प्लावी श्वसन है। ये कैसा श्वसन है? ये प्लावी श्वसन है। इसे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन भी कहते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन की भाषाएं मैं विद लेके चल रहा हूं।
आपको जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उस टॉपिक के अंदर जितने भी आज तक इससे भूतपूर्व क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी भाषा क्या रही हुई है, मैंने सारी चीजें बोल दी इसके अंदर बेटा आपको। अब इसमें क्या पहचान हुई, कार्बोहाइड्रेट के रूप में श्वसनीय क्रियाधार प्रयुक्त हो रहा है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीकरण होके 6 अणु CO2 के 6 अणु जल के मुक्त हो रहे हैं, 686 किलो कैलोरी अधिक मात्रा में ऊर्जा बन रही है। क्या बन रही है? अधिक मात्रा में ऊर्जा बन रही है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? पीछे चलो पेज के ऊपर, इसकी पहचान लिखो। अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है। कितनी बनती है? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। सरल अणु कौन से बनते हैं? सरल अणु कौन से बनते हैं? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। ये इसके उत्पाद है बेटा, कंफर्म रहेंगे, ये इसके उत्पाद हैं। अब आपसे इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछ सकते हैं कौन सी कोशिकाओं में होता है? सामान्य कोशिकाओं में होता है। कितनी मात्रा में ऊर्जा निकलती है? बहुत ज्यादा मात्रा में। कितनी ऊर्जा निकलती है? 686 किलो कैलोरी निकलती है। सह उत्पाद क्या निकलते हैं? 6CO2 6H2O 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अब बात यहां पे आएगी कि इसमें कितने ATP बनते हैं, कितनी ऊर्जा निकलती है। यहां तो आपको मात्रा बता दी, टोटल 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बता दी। अब क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीश्वसन, पीछे ऑक्सीश्वसन, ग्लूकोज का एक अणु है। अरे कितना अणु महाराज, कितना अणु है? एक अणु ग्लूकोज का है। ग्लूकोज के एक अणु से कितनी ऊर्जा बननी चाहिए? लिखता हूं यहां पे, चलो अगले पेज पे देखो। ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन का मतलब क्या लिखोगे? ग्लूकोज के एक अणु से पूर्ण ऑक्सीकरण होकर, क्या करवा रहे हैं बेटा अपने यहां पे? पूर्ण ऑक्सीकरण। पूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब किसके साथ में है? ऑक्सीजन के साथ में। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। पूर्ण ऑक्सीकरण के द्वारा, इधर देखो, 36 ATP अथवा 38 ATP बनते हैं। अलो, ये पहचान है इसकी मोटे लेवल पे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेट का। ये आप क्या पढ़ रहे हो? ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में श्वसनीय क्रियाधार के रूप में आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट के रूप में किसका इस्तेमाल कर रहे हो? ग्लूकोज का। ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से कंप्लीट कितनी मात्रा में हमें ऊर्जा बन रही है? ऑक्सीश्वसन में कितने ATP बन रहे हैं हमारे पास में? 36 या 38 ATP। अब तुम पूछोगे सर एक चीज बताओ, 36 कि 38 पूछोगे ना? 36 या 38, आंसर में हम क्या भरेंगे? फिर हम क्या भरेंगे? 36 भरें या 38 भरें? क्या भरोगे? क्या भरोगे बेटा? अब ऑप्शन सुनो ध्यान से। इसके आगे 2 चक्कर आएंगे, इसके 2 चक्कर आएंगे। पेंटोज फास्फेट शंट, हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट आगे आएंगे। श्वसन की प्रक्रिया ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर चलती है, लेकिन उसके आगे 2 पथ बन जाते हैं। एक पथ कहता है कि टोटल 38 ATP बन रहे हैं, एक पथ कहता है कि टोटल 36 ATP बन रहे हैं। कथन दोनों ही सही है, कथन दोनों ही सही है। ये भूलना मत आप। ये 38 ATP कुछ किताबें कह रही हैं, कुछ कह रही हैं 36 कह रही हैं, पर सच्चाई ये है इनके आगे 2 चक्कर आएंगे, छोटे छोटे चक्कर हैं। वो चक्कर बताते हैं भी भाई अगर आप इस काम को इस तरीके से करोगे तो 36 ATP बनेंगे, अगर इस काम को इस तरीके से करोगे तो 38 ATP बनेंगे। तो आंसर इसके अंदर हमेशा क्या आएगा? 36 या ATP, दोनों ही आंसर इसके सही माने जाएंगे। कन्फर्म हुआ? कौन सी प्रक्रिया पढ़ रहे हो अभी तक आप? कौन सी पढ़ रहे हो? ऑक्सीश्वसन। अब वापस चलो, दूसरा पॉइंट कौन सा बेटा हमारा? कौन सा प्रक्रिया हमारी? अनाक्सीश्वसन। चलूं बताऊं इसके अंदर अनाक्सीश्वसन में क्या होता है?
लो, लो भाई अगला टॉपिक हमारा आ रहा है अनाक्सी श्वसन। लो, अनाक्सी श्वसन की कहानी में आप क्या लिखोगे? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति लिखोगे बेटा। ऑक्सीजन यहां पे क्या है बेटा? एब्सेंट है। हम इसको दूसरे नाम में क्या कह सकते हैं? इसको मैं कह सकता हूं अवायवीय श्वसन भी कह सकता हूं। ठीक है बेटा, इसको मैं एनऑक्सी रेस्पिरेशन भी कह सकता हूं, एनऑक्सी रेस्पिरेशन भी कह सकता हूं, अनाक्सी श्वसन भी कह सकता हूं। लिखा पड़े आपके पास। अब सुनो, बात ये आती है, पहला काम हमारे पास में, हमने श्वसन के रूप में किसका इस्तेमाल कर रहे हो? अरे बोलो, किसका इस्तेमाल कर रहे हो? अब तो बता दो। अरे किसका इस्तेमाल कर रहे हो? कार्बोहाइड्रेट का। कौन सा श्वसन है सर? ये प्लावी श्वसन है, ये फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है। कंफर्म हुआ? अब बताओ भी, क्या इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होगा? अरे होगा क्या? नहीं होगा। यदि होता तो पूर्ण ऑक्सीकरण होता, अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे? अपूर्ण ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे बेटा? अपूर्ण ऑक्सीकरण। ये लो, अब चीज समझ लो ध्यान से बात। अपूर्ण ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट होती है, वो क्या बनाती है? 2C2H5OH। दो अणु किसके बना दिए? एथिल अल्कोहल के। किसके बना दिए बेटा? एथिल अल्कोहल के। प्लस में क्या बन गया? 2 CO2 अणु मुक्त हो गई यहां पे। कंफर्म हुआ? प्लस में इसके अंदर क्या हुआ? 56 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितनी बेटा? 56 किलो कैलोरी ऊर्जा बेटा यहां पे क्या हो जाती है? मुक्त होती है। ये लो जी, 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो गई। क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आएगा? अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण के द्वारा क्या उत्पाद प्राप्त होता है? बोलेंगे साहब अल्कोहल प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? आप इसको एथिल अल्कोहल के नाम से भी जानते हो। जानते हो? कौन सी अल्कोहल बंदे को पिला देने पर आदमी अंधा बहरा गूंगा हो जाता है? मेथिल अल्कोहल, CH3COH। अगर आप वो पिला दोगे तो बंदे का कांड हो जाएगा। ये है एथिल अल्कोहल, ये चलती है, ये भी कांड ही करती है। अब ये CO2 मुक्त हो रही है यहाँ पे, प्लस में 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो रही है। क्वेश्चन क्या आता है? पहला, श्वसन की कौन सी प्रक्रिया में कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है? अनाक्सी श्वसन। श्वसन की कौन सी प्रक्रिया में कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है? तो बोलेंगे अनाक्सी श्वसन। कितनी मुक्त हो रही है? ये 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो रही है। किस प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती ही नहीं? अनाक्सी श्वसन में। ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है या अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है? क्या बोलेंगे बेटे? अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है। एग्जाम्पल लिखेंगे कि अनाक्सी श्वसन की ये प्रक्रिया वास्तव में क्या कहलाती है? इसे कहेंगे अपने, क्या बोलेंगे? किण्वन की प्रक्रिया। क्या बोलेंगे? ये किण्वन की प्रक्रिया हो रही है बेटा। समझ आया? इसे किण्वन कहते हैं। और किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, क्या हो गया? किण्वन की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन। क्या कहलाती है बेटा? फर्मेंटेशन कहते हैं। अंग्रेजी में लिख लो इसको आप, फर्मेंटेशन कहते हैं इसे। ये लो, किण्वन की प्रक्रिया में कौन से जीवाणु काम आते हैं बेटा? ऑक्सीजन की उपस्थिति है नहीं है, अनाक्सीकारी सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में संपन्न होती है। अब पता लग गया कि मैंने अनाक्सी श्वसन के लिए जीवाणु, कवक, अंकुरित बीज, भंडारित बीजों का प्रयोग क्यों किया? इसीलिए मैंने प्रयोग किया है। सुन के बात बेटा, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में ये यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, कवक वगैरह, यीस्ट वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया के अंदर कौन काम आता है? एग्जाम्पल लिख लो, यीस्ट, कवक, जीवाणु,
या और जो सूक्ष्म जीव, कोई इनसे भी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, तो वो इस प्रक्रिया के अंदर प्रयुक्त होते हैं। कन्फर्म रहेगा, याद रहेगा बेटा आपको ये चीजें? क्लियर हुआ? ये है अनाक्षिक श्वसन की प्रक्रिया। ये समीकरण आप इसके लिए लिख सकते हो। चलता हूं वापस, कंपैरिजन पढ़ रहे थे अब अपने। यहां तो हमने लिख दिया अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है, इसमें क्या लिखूं? क्या लिखूं बेटा? कम मात्रा में ऊर्जा बनती है, में ऊर्जा बनेगी। कितनी बनेगी बेटा? 56 किलो कैलोरी ऊर्जा। कई जगह पे 28 भी दिया होता है। दूसरी बात और क्या लिखूं? सह उत्पाद कौन सा बनेगा बेटा? मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा? C2H5OH और 2CO2, ये बनेंगे सह उत्पाद के रूप में बनेंगे। कंफर्म हुआ? ये अवायवीय श्वसन है, ये वायवीय श्वसन है। इसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं, इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। कंफर्म रखिएगा, भूल न जाइएगा। इस प्रक्रिया के अंदर सरल अणु जो होता है वो इसका निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में सरल अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर इसका निर्माण करता है। ठीक है भाई, आगे चलो। ये दोनों प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं, ऐसा ऐसा इसके अंदर पाया जाता है। अब हम चलने जा रहे हैं, क्वेश्चन बताएंगे कि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया में कितने एटीपी का निर्माण होता है? बताओ मेरे को, इस प्रक्रिया में कितने एटीपी का निर्माण होगा? कितने एटीपी का निर्माण होगा? केवल 2 एटीपी का निर्माण होगा। कितने एटीपी का निर्माण होगा बेटा? केवल 2 एटीपी का निर्माण होगा, लिख लेना। ठीक है, इतने एटीपी का निर्माण किसमें होगा? अनाक्षी श्वसन में। इतने एटीपी का निर्माण, 36 से 38 एटीपी का निर्माण ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया के अंदर होगा। ये टॉपिक यहां तक क्लियर हुआ सभी बच्चों का? नेक्स्ट शीट पे चलो, मैं चलता हूं आगे। देखो, अब आया हमारा सबसे पहला टॉपिक, ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन के बारे में और अनॉक्सी श्वसन के बारे में सामान्य जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। क्वेश्चन आता है, ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया कोशिका में कहां पाई जाती है? क्या बोलेंगे? कोशिका में कहां पाई जाती है? पहली बात, कहां पाई जाती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पढ़ चुके हो आप इसको? पढ़ा चुका हूं आपको मैं। ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया जो होती है उसके अंदर कितने पद पाए जाते हैं? कितने स्टेप के द्वारा होती है? इसके स्टेप सुनो। इसमें निम्न पद पाए जाते हैं। पहले नंबर पे सुनो, पहला पॉइंट क्या आएगा? ए नंबर, इसको बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। हिंदी में ग्लाइकोलाइसिस पहला। नंबर 2 पे लिखेंगे एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण। को एंजाइम ए का निर्माण। ए का निर्माण, ये हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप बेटा, तीसरे को बोलेंगे क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्कर का दूसरा नाम टीसीए चक्कर। तीसरा नाम हैंस क्रेब चक्कर। हैंस क्रेब्स चक्कर कहते हैं इसे। ये हमारा तीसरा पद। चौथा पद कौन सा है हमारा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, अभिगमन तंत्र। ये 4 पदों को अपने किसके अंदर पढ़ना है बेटा? ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ये 4 पद होंगे, तब जाकर हमें यह पता चलेगा कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होने पर
एक अणु से 38 या 36 एटीपी का निर्माण होता है। निकलने वाली ऊर्जा, जो इस प्रक्रिया में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वो किन किन कामों में प्रयुक्त होती है, ये है ऑक्सीश्वसन की स्टेप। अब यहां से ऑक्सीश्वसन की जो प्रक्रिया होती है, जो पद होते हैं बेटा वो स्टार्ट होते हैं। अगले पेज के ऊपर हेडिंग डालें ऑक्सीश्वसन, ब्रैकेट में नंबर 1 डालें ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन लिखो आप, फिर रह जाएंगे बाद में ना, फिर याद नहीं रहते। अभी लिख लो इसको आप। हाँ जी, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, सुने ध्यान से। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण हम कर चुके हैं, श्वसन की रेस्पिरेशन हमारी प्रोसीजर चलती है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की जो समीकरण बनती है 6CO2 6H2O, वायुमंडल से ली, दोनों क्या बना रही हैं बेटा, भोज्य पदार्थों का निर्माण कर रही हैं। वही भोज्य पदार्थ यदि वापस इनमें टूट जाए प्रक्रिया श्वसन कहलाती है, नहीं टूटे प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। एक क्वेश्चन आया हुआ है बेटा 21 के अंदर, क्वेश्चन आया हुआ है निम्न में से उपचय अभिक्रिया है। उपचय अभिक्रिया के बारे में मैं आपको ऑलरेडी यहां पे पहले बता चुका हूं। उपचय का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सरल कार्बनिक अणुओं का आपस में जुड़ना, जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करवाना। जैसे 6CO2 6H2O दोनों जुड़े थे और C6H12O6 भोजन का निर्माण इन्होंने कर दिया था। अब उपचय प्रक्रिया का दूसरा नाम क्या है? संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संश्लेषण अभिक्रिया का बेस्ट एग्जांपल में अपन क्या बोलेंगे कि ऊर्जा यहां उपयोग होती है। क्या होती है? ऊर्जा की यहां खपत होती है बड़ा पदार्थ बनाने के लिए। ईंटों की दीवार बनाने के लिए मिस्त्री और दिहाड़िये की आवश्यकता है। दीवार को ढाने के लिए किसकी आवश्यकता है? किसी की लोड़ नहीं है। दीवार बनी हुई है, लात मारो गिर जाएगी नीचे। सुन गई बात ध्यान से। अब वो वहां से क्या निकलेगी? वहां से ऊर्जा निकलेगी, वहां से स्पेस निकलेगा। स्पेस क्या है? ये ऊर्जा है। हाथ टूट जाएगा ऐसा करने से। ठीक है बेटा, कहने का मतलब उपचय की अभिक्रिया में सरल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो किसका निर्माण करवाते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। अपचय की अभिक्रिया यहां से बिल्कुल भिन्न है। अपचय की अभिक्रिया चल जाए, इसके ऊपर 4 क्वेश्चन एक ही भाषा में बताऊंगा। 4 क्वेश्चन में क्या आता है? अपचय का दूसरा नाम क्या है? संश्लेषण या विघटन? संश्लेषण या विघटन? ये क्या पढ़ रहे हो? अपचय पढ़ रहे हो या उपचय पढ़ रहे हो? अपचय पढ़ रहे हो। ये श्वसन पढ़ रहे हो। श्वसन अपचय है। अपचय का मतलब क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करवाना। यहां ऊर्जा जो होती है वो हमेशा क्या होती है? मुक्त होती है। एग्जाम्पल क्या बोलोगे? श्वसन की प्रक्रिया या पाचन की प्रक्रिया। क्लियर हुई? आज क्वेश्चन के अंदर ये आएंगे। ये 4-5 क्वेश्चन जो इसके ऊपर आए हुए हैं आ जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आई? क्लियर बात हुई? अभी आगे देखो एक चीज और। ऑक्सीश्वसन में हमारा जो पहला स्टेप आ रहा है बेटा, बिना शोर शराबे किए पहले चीज को समझ लो आप। ऑक्सीश्वसन का हमारा पहला स्टेप जो है वो कौन सा है? बताओ बेटा। देखो ध्यान से, अब पहला नाम है ग्लाइकोलाइसिस। अब सुनो ध्यान से। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका मतलब है ग्लूकोज का एक अणु जो है, ग्लूकोज का एक अणु का टूटना और किसका बनना? पायरविक अम्ल का बनना। कितने अणु बनेंगे यहां पे? अरे कितने अणु बनेंगे? अब ये एक अणु है, कितने कार्बन है इसके अंदर? अरे कितने कार्बन है? यदि यहां पे ये 2 अणु बन रहे हैं तो ये पायरविक अम्ल कितने कार्बन का होता है? अरे 3 + 3 = 6। 3 कार्बन का होता है पायरविक अम्ल। कहते 12। सुन गई बात? 6 कार्बन का ग्लूकोज एक अणु
जब ये टूटेगा क्या बनाएगा? ये पायरविक अम्ल के 2 अणु। तो पायरविक अम्ल का एक अणु कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। तभी तो बनेगा 3 कार्बन के 2 अणु। क्लियर हुई बेटा? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? परिभाषा में क्या लिखोगे? परिभाषा में क्या लिखोगे? ग्लूकोज का एक अणु टूटकर पायरविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण करता है। तो ग्लाइकोलाइसिस का संक्षिप्त अर्थ क्या है? क्या बोलोगे? ग्लूकोज का विखंडन। क्या बोलेंगे बेटा? ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज का अपघटन, ग्लूकोज का विघटन। आलो, अब जहां पे ये इतने नाम आ रहे हैं, विघटन, अपघटन, विखंडन, ये क्या है? ये श्वसन है। ये क्या है? श्वसन है। ये कैसी प्रक्रिया है? ये एक अपचय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अपचय है। ऊष्मा शेपी है। एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक है? हाँ जी, कैटाबॉलिक अभिक्रिया है। ये इस चीजों को समझो आप, इन चीजों को। ग्लूकोज के एक अणु का क्वेश्चन आता है, ग्लाइकोलाइसिस है क्या? क्या बोलोगे? ग्लूकोज का विखंडन। तो ग्लूकोज का विखंडन होगा तो फिर क्या बनेगा? हम बोलेंगे ग्लूकोज के एक अणु का टूटना, पायरविक अम्ल के 2 अणुओं का बनना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। सुन गई बात? ये प्रक्रिया में प्रथम उत्पाद हमारे पास में क्या है? अरे इस प्रक्रिया का पहला उत्पाद क्या है हमारे पास में? अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? स्वयं क्या है ये? इधर क्या बन रहा है? अरे कार्बोहाइड्रेट ही टूट रही है। बेटे मुंह के अंदर बोलेंगे ऐसे कुछ पता ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट टूट के पायरविक अम्ल का निर्माण कर रही है। फर्क ये है कि ये 6 कार्बन का अणु है, ये 3 कार्बन के 2 अणु बन गए हमारे पास में। क्यों बने? क्यों बने? रोटी क्यों तोड़ते हो? कि सारी रोटी निगली नहीं जाती। समझ आ रही है बात बेटा? सारी रोटी निगली नहीं जाती। एप्पल की फाड़ियां क्यों काटते हो? सारा सेब अड़प जाओगे क्या? बताओ मेरे को। कोई भी फ्रूट, फल, कोई भी चीज जो है उसके छोटे टुकड़े क्यों करते हो? ताकि वो अंदर चला जाए, उसका पाचन हो जाए। इसलिए ग्लूकोज के इस बड़े अणु, ग्लूकोज के बड़े अणु, कितने अणु? एक अणु, कितने कार्बन का? ये हमारी कोशिका प्लाज्मा झिल्ली नहीं ले रही इसको। तो क्या होगा? ये अणु ग्लूकोज का विखंडन होगा। प्रक्रिया को बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मैंने ग्लूकोज, लाइसिस मैंने टूटना। आ जाओ, इसका अर्थ पढ़ो। अरे अर्थ पढ़ो इसका। देखो, GLYCO प्लस LYSIS। ग्लाइको मैंने ग्लूकोज। क्या पढ़ोगे? ग्लूकोज। लाइसिस का मतलब क्या होता है? टूटना। किसका टूटना? ग्लूकोज का टूटना। ये शब्द कैसा है? बोल दो, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये भी आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, पूछा जाएगा आपसे। ग्लाइकोलाइसिस कौन सी भाषा का शब्द है? क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं ग्रीक वर्ड है ये। ठीक है। अर्थ क्या है इसका? ग्लूकोज का टूटना। अच्छा, ग्लूकोज टूटेगी? बिल्कुल टूटेगी। कितने अणु टूटेंगे ग्लूकोज के? एक अणु। एक अणु कितने कार्बन का है? टूटकर क्या बनाएगा? कितने अणु बनाएगा? कितने कार्बन के होंगे ये? 3 कार्बन के। अच्छा भी बोल रहे हैं बीच में। ठीक है, 3 कार्बन के 2 अणु बन गए अपने पास में। अभी भी समझ में नहीं आया? आ जाओ, तुम्हारे अंदर घुसेड़ के बता दूंगा अभी कैसे चलती है। देखो कहानी, ये क्या पूरी गर्दन नहीं मारा करते। जो चीज समझाऊं समझ लिया करो। कोई नहीं बताता बेटा, फीस भर रहे हो तुम, तुम्हारी फीस की मैं टेंशन ले रहा हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं। स्वीकार करो उस चीज को। आप क्या चीज है ये? घोड़ा नहीं है या घोड़े पढ़ने के लिए, या मैं कोई त्रिज्या पढ़ा रहा हूं क्या? ये क्या है? ये सेल है, ये कोशिका है। किसके बारे में चल रहे हैं बेटा? प्लांट सेल कह दो या आप इसको बोल दो एनिमल सेल कह दो, जंतु कोशिका है।
अब बीच में मैं बता रहा हूं, बताना मेरे को क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। देखता हूं तुम्हारा दिमाग कितना सक्रिय है। ये क्या आ गया? ये क्या पड़ा हुआ है? आप बताओ ना मेरे को, चलो बताओ ये क्या है? क्या है ये? अरे क्या है? हैं? अरे मैं जूता मारूंगा सिर के अंदर में। ये क्या है? ऊपर क्या लिखा है? तो बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? आलो, सेल वॉल बोलते हैं। कोशिका भित्ति है। भाई जी अंदर थोड़ी बड़े होंगे यार, अंदर बड़ा होगा इसके मैं। क्या है ये? सेल वॉल। प्लाज्मा झिल्ली होगी क्या इसके साथ में? मैंने क्या बोला था? जहां प्लाज्मा झिल्ली जिनमें पाई जाती है, जरूरी नहीं है कि उनके अंदर कोशिका भित्ति भी पाई जाए, लेकिन जहां कोशिका भित्ति मिलेगी उसके साथ में प्लाज्मा झिल्ली 100% मिलेगी। तो प्लाज्मा झिल्ली, ये स्तर भी प्लाज्मा झिल्ली का पाया जा रहा है। कोई पूछ ले प्लाज्मा झिल्ली और कहां पाई जाती है, क्या? सब जितने भी कोशिकांग हैं सबके अंदर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। भाई साहब ये हमारे पास में आ गई कौन सा कोशिकांग? अब तो पहचान लो। अरे अब तो पहचान लो, क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया जिस संरचना में पाया जा रहा है इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है? विक्रम बता। ये क्या है? क्या है बेटा ये कह रहा है साइटोसोल। हाँ भाई, क्या ये साइटोसोल है? क्या ये साइटोसोल है? मैंने हाँ या ना पूछा। हाँ भाई अभिषेक, साइटोसोल है ये? कन्हैया सोच लो ध्यान से, इसने तूने पक्का कहा ये साइटोसोल है? ये कह रहा है ये साइटोसोल है। बताओ ये साइटोसोल है या नहीं है? अरे ये साइटोसोल ही है। साइटोसोल का मतलब क्या होता है? साइटोसोल का मतलब क्या होता है? यहां कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता। यहां कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता। यहां केवल क्या पाया जाता है? तरल, केवल तरल, लिक्विड पाया जाता है। और ये अंदर वाला क्या है? ये वाला, इसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। एक्चुअली में प्रोटोप्लाज्म ये सारा ही है। हाँ ठीक है, तो इसको अपने क्या बोल देंगे? इसको साइटोप्लाज्म भी कह दो, इसे ट्रोफोप्लाज्म भी कह दो। अब बात ये आती है, यहां सारे कोशिकांग पाए जा रहे हैं। ग्लूकोज कहां पड़ा हुआ है? कहां पड़ा हुआ ग्लूकोज? क्या सीधा साइटोसोल से आके माइटोकॉन्ड्रिया की भित्ति के अंदर घुस जाएगा? ये झिल्ली में चल जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? 6 कार्बन का है। अब क्या करेगा? ग्लाइकोलाइसिस बनाएगा। क्या बनाएगा? कितने अणु बन गए पायरवी अम्ल के? 2 अणु। कितने कार्बन के? 3 कार्बन के 2 अणु बन चुके हैं, यहां पे बन गए। अब 6 वाला ग्लूकोज इसमें जा नहीं सकता। 3 कार्बन के जो पायरविक अम्ल बने हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करेंगे। कहानी समझ में आई महाराज? क्लियर हो गई? पता लग गया ग्लूकोज का लाइसिस क्यों होता है? जिस प्रकार एक पूरी चपाती हमारे मुख के अंदर नहीं जा सकती, फ्रूट कोई हमारे मुख में अंदर नहीं जा सकता, बादाम सीधा गिड़क नहीं सकते, 2 मिनट में मर जाओगे, फंस सकता है आपके। हम उसको तोड़ते हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल में, अणुओं में तोड़ते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा हमारे अंदर बॉडी में मुक्त करे। उसी लिए ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज टूटता है, पहले छोटे अणु बनाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली ग्लूकोज के बड़े अणु को ग्रहण नहीं कर रही, नहीं ले रही है। ये कहती है पहले छोटा हो गया, अब ये ग्लूकोज 2 अणुओं में टूट गया, 3 कार्बन में टूट गया। अब ये 3 कार्बन जो हैं, कार्बन के मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करेंगे। समझ आ गया? क्यों? क्योंकि अभी तक ये प्रक्रिया कहां हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हो रही है। कहां हो रही है ये? और ये कहां पे हो रही है? साइटोसोल में हो रही है। कहां हो रही है बेटा? ये साइटोसोल में हो रही है। ये चीज समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं आपको मैं।
जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटा है सरल कार्बनिक पदार्थों में, ताकि उन छोटे पदार्थों का पाचन हो सके। मैं अक्सर आपसे बताता हूं कि जो पानी जब पीते हो आप, ये आपके मुख गुहा से होकर, हमारे अमाशय से होकर, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत और अंत में शारीरिक संरचनाओं के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। पानी जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर 35 से 40 मिनट की कैपेसिटी होती है अमाशय में रहने की। सुन की बात ध्यान से, 35 से 40 मिनट ये हमारी बॉडी के अंदर रहेगा अंदर। लेकिन जो भोजन होता है, अब जो भोजन है उसको हम जाड़ के द्वारा, दांतों के द्वारा, मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में, लार भी मिलती है इसके अंदर, भोजन को ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है, चबाते हैं आप भोजन को। जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटकर फिर हमारे अमाशय में जाता है। हमारे अमाशय में 3 घंटे रहता है। कितने घंटे रहता है? 3 घंटे रहता है। 3 घंटे में अमाशय के अंदर, अमाशय हमेशा क्या काम करता है? पीसता है। क्या काम करता है? जैसे आप कॉकरोच में, केंचुए में पेशनी पढ़ोगे, पेशनी पीसने का काम करती है, पढ़ती है ना, हमारे अंदर भी ये पिसता है। 3 भागों के द्वारा पिसकर फिर हमारी ये आंत में जाता है। अब 3 भागों के अंदर ये पिसता है, 3 घंटे भोजन रहता है। खाना खाते ही यदि आप पानी ठोकते हो ऊपर, तो पानी आधे घंटे के अंदर आपके लंगर को आपकी आंत में डाल देता है, पिसने देता ही नहीं। नहीं पिसने दिया, भोजन का पाचन नहीं हुआ, आंत में गया, आंत ने जिस चीज का अवशोषण करना था वो कर ही नहीं पाएगी। अब ये भोजन आपकी बड़ी आंत में जाएगा, फिर टॉयलेट में या तो कब्जी होगी या पूकली चलेगी। सुन गई बात ध्यान से? कहने का मतलब क्या है कि जब भोजन पाचन ही नहीं हुआ, सेम प्रोसीजर ये होती है यहां पे, ये एक्सेप्ट नहीं करते, सॉरी, इसीलिए टूटता है। ये कन्फर्म हो गया क्वेश्चन? चलता हूं पीछे। हाँ जी, निम्न पद आप पढ़ चुके हो, किसके क्या किया। अभी इसके बाद का जो हमारा सेकंड स्टेप जो आता है वो क्या है? ग्लाइकोलाइसिस के खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता जिन्होंने इसके बारे में प्रस्ताव दिया था, इसके खोजकर्ता कौन है बेटा? तो 3 वैज्ञानिक इकट्ठे आए थे यहां पे। इनका नाम क्या बोलते हैं? EMP पाथवे कहते हैं इसको, पाथवे। ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया की एक सड़क, ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया के लिए जा रही एक सड़क, सड़क का कॉन्ट्रैक्ट 3 बंदों ने लिया था। ई का नाम था एम्बडन। क्या नाम था? एम्बडन। एम का नाम था मेयरहॉफ, मेयरहॉफ। पी का नाम था पार्नस। नाम क्या बोल देंगे? ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है एम्बडन मेयरहॉफ पाथवे, एम्बडन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे बोलेंगे। 3 वैज्ञानिक है, किताबों में लिखा होता है एम्बडन मेयरहॉफ पाथवे, गलत है। ई का मतलब एम्बडन, एम का मतलब मेयरहॉफ, पी का मतलब पार्नस, पी का मतलब पाथवे। ये एक रास्ता है। ये 3 वैज्ञानिक थे बेटा इसकी खोज करता। समझ आई बात? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। अब बताती है इसका स्थल। बेटा ये प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? कोशिका में कहां संपन्न होती है? आपकी किताबों में लिखा होता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य, जो कि सरासर गलत है। गलत है, ये एनसीईआरटी बोर्ड में गलत लिखा हुआ, नहीं पढ़ना है आपको। सही आंसर क्या होगा इसका? क्या बोलेंगे? साइटोसोल। क्या बोलेंगे इसको? साइटोसोल। इसको मैं कोशिका द्रव्य क्यों नहीं लिख सकता भाई साहब? कोशिका द्रव्य में तो कोशिकांग भी आ जाएंगे, लेकिन ये जहां पाया जाता है उस भाग को बोलते हैं साइटोसोल। कोशिका द्रव्य का वह भाग जहां कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो क्या बोलूंगा? कोशिका द्रव्य का वह भाग जहां क्या नहीं पाए जाते? जहां कोशिकांग नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन अंग्रेजी के अंदर? साइटोसोल। क्योंकि आप याद करो, मैंने आपको एक प्रक्रम जीव द्रव्य में करवाया था। कोशिका होती है, कोशिका भित्ति को हटा दो, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट में से अजैविक हटा दो, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में क्या हटा दो? केंद्रक हटा दो, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में से कोशिकांग हटा दो, साइटोसोल। खाली 5-6 स्टेप मैंने करवाए हुए हैं, इस तरीके से काम आएंगे अब आपके प्रॉपर ही।
जैव प्रौद्योगिकी और अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में तो ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ये आपको याद रहने चाहिए आपको पॉइंट, ठीक है बेटा। और आज तक कभी भी प्रश्न आया बस जीव द्रव्य के ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ है। वैज्ञानिक डुजार्डिन आ गया, कॉर्टी आ गया, पुरकिंजे आ गया, यही तो थे इसके 2-3 वैज्ञानिक, इसके और कौन थे? तो समझ आया बेटा। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका में किस स्थल पर होती है? साइटोसोल। साइटोसोल कौन सा स्थल है जहां कोशिकांग नहीं पाए जाते? कंफर्म हुआ, समझ में आया। अब बात आती है इनकी। इन 3 बंदों ने यह बताया कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कितने पदों में पूरी होती है। कितने स्टेप होते हैं बेटा इसके? कितने पदों में पूरी होती है बेटा? ये 10 पदों में पूरी होती है। 10 स्टेप हैं इसके, जिसमें से 5 स्टेप तो मैं आपको संश्लेषण प्रावस्था में केल्विन चक्र में पढ़ा चुका हूं आपको मैं। 3-PGL से ग्लूकोज सुक्रोज का निर्माण जो हमने करवाया था, 5 स्टेप थे वो थी। अब याद करने वाली क्या चीज है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया 10 पदों में पूरी होती है। इसके 10 पद हैं। 10 पद कहां पाए जाएंगे? ग्लूकोज से लेकर पायरुविक अम्ल का जो निर्माण है ना बेटा, ये लो। अब कोई पूछे पहला पद कौन सा है? आर्या पहला। अंतिम पद कौन सा है? ये लो। बीच वाले पद कौन से हैं? 2 से लेकर 9 तक बीच में पद आ जाएंगे। तो 10 स्टेप हो गए। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 10 पद हो गए पूरे। अब 10 पदों में 2 क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे? उतार दिया हो तो नेक्स्ट पेज पे चलूं। क्लियर है? जल्दी करो, जल्दी फटाफट। हाँ जी चलो। क्वेश्चन आता है, ग्लाइकोलाइसिस में कार्तिक बेटा, ऋतिक शांत रहे यार। 10 स्टेप है इसके अंदर। 10 स्टेप में क्वेश्चन क्या आएगा? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने पद उत्क्रमणीय होते हैं और कितने पद अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये इनकी संख्या पूछी जाएगी। अब क्वेश्चन देखो, उत्क्रमणीय पदों की संख्या, कितने पद उत्क्रमणीय पद हैं? देखो, पहला पद, तीसरा पद, 10वां पद हो गया आंसर इसका। ये इसका आंसर है। कोई क्वेश्चन पूछ ले, ग्लाइकोलाइसिस के टोटल 10 पदों में कितने पद उत्क्रमणीय होते हैं? पहला, तीसरा, 10वां। अगला क्वेश्चन, कितने पद अनुत्क्रमणीय होते हैं? अनुत्क्रमणीय पदों के नाम लिखो। दूसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। ठीक महाराज, ये पद कौन से हैं? अनुत्क्रमणीय पद है। कंफर्म रहेगा। छोटा सा लास्ट फंडा, क्लास अपनी ओवर होने वाली है। लास्ट फंडा छोटा सा, जिसके ऊपर से क्वेश्चन आने, ताकि आज तक के क्वेश्चन मैं बनवा दूं यहाँ पे मैं। ठीक है, अब वो सुन लो। ये उतार दी सब बच्चों ने? बस फिक्स हैं, फिक्स गिनती है इनकी। ग्लाइकोलाइसिस में भी 10 पद, क्रेबस चक्र के अंदर भी 10 पद। बड़े मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, मैं रटा दूंगा पूरे के पूरे में ये। ठीक है जी, चलो अगले पेज के ऊपर देखें ध्यान से। अब देखें, हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। बेटा संक्षिप्त चल रहा है। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है बेटा? EMP पाथवे। बेटा समझ आ गया? इसका स्थल कहां पे है बेटा, बताओ मेरे को। ये कौन से स्थल पे हो रहा है? शाबाश, सारे बोला करो। साइटोसोल में हो रहा है। प्रक्रिया में क्या हो रहा है बेटा? ग्लूकोज का कितना अणु? एक अणु क्या बना रहा है बेटा? पायरुविक अम्ल के कितने अणु बना रहे हैं बेटा? यहाँ पे बोलेंगे साहब यहाँ पे 2 अणु बन रहे हैं। ये कितने कार्बन का है बेटा? ये 6 कार्बन का है। ये कितने कितने कार्बन के हैं? 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन। बेटा यही है, कन्फर्म हुआ? यही है।
ये प्रक्रिया कितने पदों में संपन्न हो रही है बेटा? कितने पदों में संपन्न हो रही है? 10 पदों में। अब मोटी मोटी पहचान सुनो इसकी, मोटी मोटी पहचान सुनो। साइटोसोल में हो रही है पहली बात प्रक्रिया। क्वेश्चन आता है, क्या इस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है? अब तुम ऑक्सीशोषण को देखकर यह मत बोल देना कि ऑक्सीशोषण का मतलब होता है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो साहब इसके अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नहीं होती। ना इसमें CO2 निकले, ना इसमें O2 यूज हो। तो अगली पहचान क्या लिखूंगा? O2 CO2 का निकास नहीं होता, नहीं होता। एक प्रकार से देखा जाए, एक प्रकार से देखा जाए तो यह प्रक्रिया ऑक्सी और अनॉक्सी शोषण, ऑक्सी और अनॉक्सी शोषण का कॉमन पाथवे है। ये लो, इसे कॉमन पाथवे कहते हैं। ये भूल मत जाना कहीं, ठीक है? इसमें ऑक्सीजन की ना तो कहीं ऑक्सीजन यूज हो, ना कहीं CO2 निकले इसके अंदर। तो ये दोनों का है, ये ऑक्सी और अनॉक्सी का। ऑक्सी व अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन का बेटा ये कॉमन पाथवे है, सामान्य चक्कर माना जाता है ये। अब बात आती है इसके उत्पाद। उत्पाद में क्या क्या बनेगा सुनो ध्यान से। इसमें 2 अणु NADPH2 का निर्माण होता है। कन्फर्म समझ आई? इसमें 2 अणु ATP खपत होते हैं। ATP खपत होते हैं। खपत का मतलब क्या होता है? ATP का किसमें टूटना? अरे बोलो, इसमें टूट जाना। 2 ATP इसमें क्या हो गए बेटा? क्या हो गए? अगली बात, इसमें 4 अणु ATP का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। समझ लो ध्यान से। ऊपर वाले पदों में 2 ATP क्या हुए? खपत हो गए। नीचे वाले पदों में 4 ATP बन गए, निर्माण हुआ यहां पे। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? ADP प्लस IP आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा? ATP का निर्माण हो रहा है। इसको बोलेंगे निर्माणशील। इसको बोलूंगा मैं निर्माणशील, इसको बोलूंगा मैं खपतशील। ये खपत हो गए बेटा यहां पे। एनी डाउट किसी बच्चे को? ये इसका मैं लेखा जोखा बता रहा हूं, ये इसका मैं लेखा जोखा बता रहा हूं आपको मैं। NADP के एक अणु से कितने ATP प्राप्त होते हैं? एक NAD का मतलब क्या है? 3 ATP का पैक, 3 ATP का झुंड। जब एक अणु से 3 ATP बनते हैं तो अणु कितने हैं यहां पे? 3 गुणा में 2 बराबर कितने ATP बन गए बेटा यहां पे? अरे कितने ATP बन गए? लेकिन ये 6 ATP ये ग्लाइकोलाइसिस में दिखाई देते ही नहीं। ये कहां दिखाई देंगे बेटा? ये कौन से चक्र में दिखाई देंगे? इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में। इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के ऊपर। आंतरिक झिल्ली के ऊपर क्या पाए जाते हैं? F1 कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम कण पाए जाते हैं, F1 कण मिलते हैं। ये कहां दिखाई देंगे? ये यहां दिखाई देंगे। कहां दिखाई देंगे? ये यहां दिखाई देंगे। अब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में कितने ATP ग्लाइकोलाइसिस में दिखाई नहीं देते? कितने NADP के अणु दिखाई नहीं देते? कितने ATP ग्लाइकोलाइसिस में दिखाई देते हैं? लेकिन ये 4 तो बने और 2 खपत हो गई। 4 में से 2 निकाले, पीछे कितने बच गए? तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में शुद्ध रूप से कितने ATP का लाभ होता है? कितने ATP का लाभ होता है? अब ठा लाग्यो, मैंने अनाक्षी श्वसन में कितने ATP लिखवाए थे? कितने लिखवाए थे? अनाक्षी श्वसन में मैंने कितने ATP बनाए थे? मैंने 2 ATP बनते हैं। बने या नहीं बने? 4 बने, 2 खपत हो गए। 4 में से 2 कम कर दो, पीछे कितने बच गए बेटा? 2 बच गए। ये है लेखा जोखा। सुनेंगे बात? हिसाब किताब डायरी वाला। इसी के ऊपर क्वेश्चन आए आज तक। कल कराऊंगा इसकी प्रोसीजर। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये आपके पेपर को सुनिश्चित करेगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।